अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखने के हवाले से जो इकदाम, जो SOPs हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके साथ शेयर करते हैं, उनके ऊपर भी आप ज़रूर अमल दरामद करते होंगे। तो जनाब, आज हमने बात करनी है कि ज़िंदगी को भरपूर और मुकम्मल कैसे बनाएं। ज़िंदगी में एतदाल और जो तवाज़ुन है उसको हमने किस तरह बरकरार रखना है, आज हमने उसी के ऊपर बात करनी है। लेकिन आज एक छोटी सी कहानी के साथ ना ज़िंदगी की बुनियादी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, मैं भी और आप लोग भी हो, क्योंकि ज़िंदगी को समझना मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम होता है और जिसने इसे समझ लिया है ना, उसने अपने लिए बहुत सारा काम आसान कर लिया होता है। इसकी एक मिसाल देती हूँ कि एक मरतबा एक उस्ताद ने अपने स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ा सा खाली जार रखा और उसमें चंद बड़े उसने पत्थर डालना शुरू कर दिए। जब जार पत्थरों से भर गया तो जो टीचर था उसने अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या ये जार भर चुका है। तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि जी हाँ, भर चुका है, बज़ाहिरी तौर पर ये तो भरा हुआ नज़र आ रहा है। फिर उस्ताद ने कुछ वहाँ से कंकरियाँ उठाई, हाथ में ली जो साइज़ में छोटी थी उस पत्थरों से, और उन्हें जार में डालना शुरू कर दिया। अब कंकर बड़े पत्थरों के दरमियान जगह बनाकर जार में चले गए। फिर टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, क्या अब ये जार भर गया है? स्टूडेंट्स ने फिर सोचा और कहा कि हाँ, शायद अब तो ये भर ही गया है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अब जो उस्ताद था ना, उसने एक बोतल से रेत निकाली और उस जार में डाल दी। अब रेत ने बड़े पत्थरों में और कंकरों के दरमियान जो मौजूद छोटी छोटी खाली जगह थी ना, उसको भर दिया। अब जो स्टूडेंट्स थे ना, ये सारी चीज़ें देख के बड़ा हैरत में मुब्तला हो गए और आखिर में उस्ताद ने उसी जार में थोड़ा सा पानी भी डाल दिया और यूं जार मुकम्मल तौर पर भर गया। अब तलबा के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी और वैसे आप ये समझे कि ये बड़ी मामूली सी कहानी भी है। आप भी समझ रहे होंगे कि इसमें हमारे लिए क्या है, मगर इससे ज़िंदगी के बहुत अहम जो असबाक है ना, वो निकाले जा सकते हैं। जैसे उस्ताद ने ये सब करने के बाद दोबारा से कहा कि ये जार हमारी ज़िंदगी की कहानी है। बड़े जो पत्थर हैं वो हमारी ज़िंदगी के अहम उसूल हैं, जिनमें हमारा ईमान आ जाता है, हमारा ख़ानदान और वो लोग आ जाते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। अगर हम उन बड़ी चीज़ों को सबसे पहले नहीं रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी की जो छोटी खुशियाँ हैं ना, वो भी बिखर जाएंगी। फिर उस्ताद ने कहा कि ये जो कंकर है ना, ये हमारी ज़िंदगी में हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरी काम काज होते हैं। जैसे हम लोग नौकरी पे जाते हैं, घर के काम हैं, दोस्तियां हैं, बाकी रिश्तेदारियां हैं, उनका भी अपनी जगह पर होना बेहद ज़रूरी होता है। और रेत और वो जो रेत है, वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें खुशी देती हैं, हमारी रूटीन की तफरी होती है, खुशियों के लम्हात होते हैं, दोस्तों में गुजारा हुआ वक्त होता है। लेकिन अगर हम रेत को पहले डालें तो बड़े पत्थरों के लिए तो आपको पता है कि जगह नहीं बच सकेगी, फिर रेत ज़्यादा जगह ले लेगी। तो इस कहानी में सबसे बुनियादी बात जो हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में तरजीहात के साथ चलना चाहिए। छोटी छोटी बातों में इतना नहीं उलझना चाहिए कि ज़िंदगी के जो बड़े मकासद हैं हमारे, हम उनको ही भूल बैठे। तो एतदाल और तवाज़ुन को बरकरार रखना बड़ा मशहूर है और बड़ा कह ले कि इम्पॉर्टेंट भी है। एक मशहूर कहावत भी है ना कि वो लोग जो छोटे छोटे मसलों में उलझते हैं वो कभी भी बड़ी मंजिलों तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इस कहानी से हमें लेसन ये मिलता है कि अपने जार को, अपनी ज़िंदगी को, जो जार एक ज़िंदगी को तशबीह देता है, उसको दुरुस्त तरतीब में भरें। पहले अहम रिश्ते, अहम उसूल, फिर ज़रूरी काम जो रोज़मर्रा के होते हैं और फिर आखिर में जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उनको तरजीहात में रखना चाहिए। यूँ हम अपनी ज़िंदगी को भरपूर और मुकम्मल तरीके से बना भी सकते हैं और जी भी सकते हैं। तो ये आज का जनाब मेरा पैगाम था। उम्मीद करती हूँ कि इस ख़ास तौर पे जो छोटी सी कहानी हमने डेवलप की थी, इससे आप लोगों को पता चला होगा कि हमने अपनी ज़िंदगी में कैटेगराइज्ड किस तरह करना है अपनी चीज़ों को, अपनी रूटीन को, और किस तरह प्रायोरिटाइज़ भी करना है कौन सी चीज़ों को, कौन से रिश्तों को। तो ये चीज़ थी। अभी हमने प्रोग्राम में आगे बढ़ना है और कुछ बात कर लेते हैं जनाब
कि जिस तरह हमने बात की है कि लेस्को के नादहिंदा वफाकी और सूबाई सरकारी इदारों की फहरिस्त जारी की गई है और ऐसे ऐसे इदारे इसमें मौजूद हैं जो कि नादहिंदा हैं, जिन्होंने मिलियंस में पैसे देने हैं लेस्को के। और इसकी क्या सूरत हाल है, रेलवे ने भी देने हैं, सिविल एविएशन ने भी लेस्को के पैसे देने हैं और मतलब हज़ारों में नहीं, लाखों में भी नहीं, मिलियंस में उन्होंने पैसे देने हैं। तो ये क्या वजह है कि इतने ज़्यादा कह लें कि कर्ज़ दिए हुए हैं या मकरूज़ हुआ है लेस्को और वापस क्यों नहीं उसको पैसे मिल रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ फ़ाहद अमीन मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। फ़ाहद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। फ़ाहद, लेस्को के नादहिंदा वफाकी और सूबाई जो इदारे हैं उनकी फहरिस्त जारी की गई है। यहाँ पे तो मिलियंस में जो है इदारों ने पैसे देने हैं लेस्को के। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लेस्को के जो है वो अरबों रुपए जो सरकारी वफाकी और सूबाई सरकारी इदारे हैं उनकी तरफ वाजिब लगा है। इस आज गुज़िश्ता रोज जो है वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से नादहिंदा सरकारी इदारों से जो है वो वसूली का फैसला किया गया था और वफाकी और सूबाई जो सरकारी इदारे हैं जो लेस्को रीजन में आते हैं उनकी फहरिस्त भी जारी की गई है जो लेस्को के नादहिंदा है। सिर्फ लेस्को के नादहिंदा में वजारत रेलवे जो है वो 51 करोड़ 90 लाख रुपए से ज्यादा की नादहिंदा है। इसी तरह सिविल एविएशन अथॉरिटी लेस्को की 16 करोड़ 80 लाख रुपए की, पीडब्ल्यूडी लेस्को की 9 करोड़ 9 लाख रुपए की नादहिंदा है। इसी तरह कैबिनेट सेक्रेटेरिएट लेस्को का 8 करोड़ 10 लाख रुपए का नादहिंदा है। जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान लेस्को का जो है वो 6 करोड़ 20 लाख रुपए का नादहिंदा है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज लेस्को का 3 करोड़ 50 लाख, पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन 3 करोड़ 20 लाख और टीएमएस जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा बड़े नादहिंदा है। टीएमएस लेस्को के 6 अरब 67 करोड़ रुपए जो है वो टीएमएस की जानिब से अभी तक अदा नहीं किए गए। दूसरे नंबर पर जो है वो सबसे बड़े नादहिंदगान में वासा आता है। वासा ने 3 अरब 60 करोड़ रुपए जो है वो ताहाल लेस्को को अदा नहीं किए गए, जो इसकी तरफ बिजली के बिलों की बद वाजिब अदा है। महकमा पुलिस ने जो है वो 73 करोड़ 60 लाख रुपए के बिल अदा नहीं किए। इसी तरह पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने लेस्को के 69 करोड़ 90 लाख रुपए अदा नहीं किए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर लेस्को का 53 करोड़ 50 लाख रुपए का नादहिंदा है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील अस्पताल लाहौर लेस्को का 46 करोड़ 70 लाख रुपए का नादहिंदा है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कसूर लेस्को का 36 करोड़ 70 लाख का नादहिंदा है। एलडीए ने जो है वो 28 करोड़ 30 लाख रुपए ताहाल अदा नहीं किए। सिर्फ न्यू हॉस्पिटल जो है वो लेस्को का 27 करोड़ 80 लाख रुपए का नादहिंदा है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पीएचए लेस्को का 25 करोड़ 70 लाख रुपए का नादहिंदा है। मतलब ये कि लेस्को के नादहिंदा सारे ही इदारे हैं, कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जो इसमें मेरे ख्याल से फॉल नहीं करता है। तो मुझे फ़ाहद ये बताइए कि ये सिलसिला कब से चलता आ रहा है, कब से ये नादहिंदा लोग जो हैं इसमें शामिल होते जा रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ फ़ाहद अमीन मौजूद थे कि लेस्को के जितने भी नादहिंदा वफाकी और सूबाई सरकारी इदारे हैं उनकी फहरिस्त जारी की गई है और उसमें कौन कौन से इदारे मौजूद हैं उस पर हमने बात की है। फ़ाहद अमीन हमारे साथ मौजूद है। फ़ाहद, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब, अब कुछ मोटापे के हवाले से बात कर लेते हैं। मोटापा दुनिया में तेज़ी से फैलता हुआ मर्ज़ है और जिसके मुतासरीन की दुनिया भर में जो तादाद है वो तकरीबन 670 मिलियन है और जिनमें अक्सरियत नौजवान ख़वातीन की है। और एक रिसर्च के मुताबिक मोटापे के सबब मर्दों और ख़वातीन में ज़हनी अमराज की जो शरह है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा गया है। मोटापे का शिकार तकरीबन 670 मिलियन इंसानों में बहुत बड़ी तादाद नौजवान ख़वातीन की है और क्योंकि इस वजह से जो नफ्सियाती बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं तो ओबेसिटी को मर्ज़ समझना और इससे छुटकारा हासिल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस्म फरबा होने से जो मेटाबॉलिक और दिल के अमराज के अलावा ज़हनी अमराज का शिकार होने का भी इम्कान बढ़ जाता है जब आप ओबीज़ हो जाते हैं, ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें हमने किस तरह का डाइट प्लान करना है, डाइट चार्ट बनाना है, कौन कौन सी चीज़ों से हमने इज्तनाब करना होता है और लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए हमने बात करनी है। हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन आयशा रफ़ीक हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं ओबेसिटी के हवाले से। आयशा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप?
मैं ठीक शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, ओबेसिटी, मोटापा जिसका शिकार होते जा रहे हैं, और जिस तरह मैंने बात की है कि ज़्यादातर ख़वातीन इसका शिकार होती हैं, और ये बढ़ती जा रही है तादाद जो है ओबेसिटी की, जिसमें लोग शिकार हो रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बताइए इसके रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह हम अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करके इससे बच सकते हैं। बेसिकली ऐसा ही है, ओबेसिटी जो है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। और पाकिस्तान में भी इसकी रेशो पहले होता था कि अमेरिकन और यूके जैसी कंट्रीज में जो है वो ओबेसिटी की रेशो ज़्यादा थी, लेकिन अब पाकिस्तान में भी जो है वो ओबेसिटी का रेट बहुत ज़्यादा जो है ऊपर जा रहा है। और ये नहीं है कि ये किसी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है, हर एज ग्रुप के अंदर जो वो ओबेसिटी का रेट देखा जा रहा है। आप मतलब छोटे बच्चे को अगर हम देखते हैं 5 to 10 ईयर्स का अगर कोई बच्चा है तो उसमें चाइल्डहुड ओबेसिटी हम देखने को मिलती है हमें। इसी तरह अडल्ट हैं जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर भी हमें जो टीनेजर जो ओबेसिटी देखने को मिलती है। इसी तरह जो एल्डरलीज हैं कुछ उनके अंदर भी ओबेसिटी देखने को मिलती है। तो हर तरह के एज ग्रुप को जो है वो टारगेट कर रही है। और इसकी जो बेसिकली रीजन है, जो रूट कॉज बनती जा रही है, उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारी जो वो डाइट आ जाती है। हमारी जो डाइट है उसका इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा लिंक करता है, डायरेक्टली लिंक करता है हमारी ओबेसिटी के साथ। सेकेंड नंबर पे हमारी जो है वो हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी आ जाती है। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो ऑटोमेटिक चीज़ों की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। पहले ज़माने में होता था कि हम हर काम अपने हाथ से खुद करते थे, बहुत कम मशीनरी का यूज़ होता था। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जो है वो दौर आता जा रहा है, उसके साथ साथ ये हो रहा है कि हमारे जो मोटापा है वो बढ़ता जा रहा है और इससे हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम मोबाइल फ़ोन से सारा दिन जो है वो बैठे रहते हैं, लैपटॉप से स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हम आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। इसके साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे अगर हम स्कूल गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग के बच्चों को देखें तो उनके अंदर पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर एक दोस्त जो है वो रोल समोसा खा रहा है तो दूसरा दोस्त भी उसको जो वो पीयर प्रेशर में लेते हुए उसको फोर्स कर लेता है कि आप भी मेरे साथ। जिस तरह आयशा आप बात करिए कि ऑब्वियसली बचपन में ही हमारी आदत जो है वो डेवलप होती है, हैबिट्स डेवलप होती है, ईटिंग हैबिट्स, तो वो लिंगर ऑन करती जाती है जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी पे अगर मैं पूछूं तो एक तो चले हम बच्चे जो है ना वो जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी का शिकार होते हैं। क्या घरों में भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को दे रहे होते हैं जिसकी वजह से वो मोटापे का शिकार हो सकते हैं? जी, बेसिकली यही होता है कि मदर का जो रोल है वो मदर एज अ गेट कीपर के तौर पे बच्चे की जिंदगी में रोल प्ले कर रही होती है। अगर माँ और जो फादर एंड मदर है उनकी डाइट जो है वो ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली उनका बच्चा भी वही अनहेल्थी डाइट देगा। हम क्या करते हैं कि अगर बच्चे ने हमारे रोटी नहीं खाई है तो हम कहते हैं कि अच्छा अगर ये रोटी नहीं खा रहा था मुझको फ्रेंच फ्राइज बना दो। तो हम ये नहीं सोचते और वो बच्चा उसको कंज्यूम भी करता है। हम ये नहीं सोचते कि रोटी की जो ताकत है, रोटी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो हम साइंस के अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं। सेम इसी तरह से हमारे अंदर जो है वो हमारे घरों के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, बिस्किट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और डिफरेंट ब्रांड की चॉकलेट्स आती हैं। हम माएँ बहुत खुश होकर बच्चे को ब्रेड के ऊपर चॉकलेट्स लगा के देते हैं कि मेरा बच्चा बहुत खुशी से खा रहा है। लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि अगर हम ब्रेड के साथ चॉकलेट दे रहे हैं और उसके कंपैरिजन अगर हम ब्रेड के साथ अंडा दे रहे हैं तो कितनी ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिटिव वैल्यू है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरे नंबर पे जो अगर चाइल्डहुड ओबेसिटी देखें तो हमारे जो बच्चे हैं घरों में उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। वो कार्टून देख रहे होते हैं, डिफरेंट वीडियोज़ देख रहे हैं, गेम्स देख रहे हैं। तो उन वीडियोज़ और गेम्स वगैरह के दरमियान जो है वो डिफरेंट तरह के एडवर्टाइजमेंट्स आ रही है। अब वो बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी सारी अनहेल्दी फूड की होती है। डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो फ्रेंच फ्राइज हो गई, बर्गर्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली वो बच्चा जो स्क्रीन पे देखेगा फिर वो डिमांड भी उसी चीज़ के लिए करेगा। तो इस तरह से ये मिल के जो है वो हमारे बच्चों के अंदर जो वो ओबेसिटी का रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है कि मतलब हम घर में भी कुछ ऐसी अनहेल्दी जो डाइट होती है वो भी बच्चों को दे रहे होते हैं, ना कि सिर्फ जो जंक फूड है उसका इस्तेमाल मोटापे का शिकार करता है, बल्कि घर में भी जो अनहेल्दी चीज़ें देते हैं वो भी आपके बच्चों की सेहत का ख़राबी का बायस ख़ास तौर पर बन सकते हैं। तो आयशा इस फिर क्या हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? अगर बच्चों की बात की जाए या यंगस्टर्स की बात की जाए, अगर सबकी बात की जाए तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं जिनको हम डेली रूटीन में अगर ऑप्ट करें तो हम इसका शिकार होने से बच सकते हैं? अगेन सबसे पहले जो है वो नंबर 1 पे हमारी डाइट आ जाती है। डाइट के अंदर आप कोशिश करें कि हाई कैलोरी डाइट आपने ली, हाई जो एनर्जी डाइट है वो आपने ली।
बेसिकली जो हम अपने बच्चों को दे रहे होते हैं, ये जो हमारे अडल्ट ग्रुप है वो जो डाइट दे रहा होता है वो एम्प्टी कैलोरीज की डाइट दे रहा होता है। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब ये होता है कि खोखली डाइट है, ठीक है। वो हमें सिर्फ एनर्जी दे रही है, वो हमें सिर्फ एंजॉयमेंट दे रही है, लेकिन कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, गुड फैट वगैरह इसमें वाइटामिन मिनरल्स हमें कोई चीज नहीं मिलती है। तो उसको बेसिकली नाम दिया जाता है एम्प्टी कैलोरीज का। तो सबसे पहले तो आपने जो डाइट लेनी है वो हाई इन प्रोटीन होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटीन में हाई हो, आपकी जो डाइट है उसमें गुड फैट की सोर्सेज होनी चाहिए। गुड फैट में अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास नट्स आ जाते हैं डिफरेंट तरह के, जैसे आजकल तो मौसम चेंज हो रहा है, विंटर का मौसम आ रहा है, तो हम ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत बेस्ट सोर्स है हेल्दी फैट की, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की सोर्सेज हैं। तो हम उससे हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। जहाँ हम एक बहुत अनहेल्दी स्नैक ले रहे हैं, कोई बर्गर ले रहे हैं, कोई फ्रेंच फ्राइज ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं, उसको अगर हम रिप्लेस करते हैं हेल्दी स्नैक के साथ, हम सिंपल एक शामी कबाब ले सकते हैं, सीख कबाब ले लें। अच्छा, जिस तरह आपने फ्रेंच फ्राइज़ की बात की आयशा, वो भी बच्चों के लिए नुकसानदेह है। हम तो कहते हैं जी सब्ज़ी है ना, आलू ही है ना, तो वो तो बच्चों के लिए हेल्दी होना चाहिए। हम कहते हैं जी बच्चों को सब्जियां देनी चाहिए, तो फ्रेंच फ्राइज़ भी क्या बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये कि जो आलू है वो स्टार्ची वेजिटेबल्स में काउंट किया जाता है। स्टार्ची वेजिटेबल्स वो होती है जिसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों की जो है ओबेसिटी की तरफ प्रमोट करता है। सेकंड नंबर पे जो हमारा कुकिंग मेथड है वो हम देखें कितना एक पूरी पैन को जो है वो हम ऑयल से फिल करते हैं और उसके अंदर उसको डीप फ्राई कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से जब आप उसको इवन जितना मर्जी आप उसको स्टीम कर लें, आप उसको जब निकाल के किसी पेपर या किसी टिश्यू पे भी रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा ऑयल आपको उसी टाइम नजर आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे जो है वो हमें आइडिया होता है कि ये पोटैटो को बेक करके देना, पोटैटो को बॉईल करके देना इज समथिंग अदर, और उसको बिल्कुल डीप फ्राई करके देना, फ्रेंच फ्राइज बना के वो हमारे बच्चे को वो नुकसानदेह हो तो सकता है। वो नुकसानदेह है, तो इसलिए हमारे जो कुकिंग मेथड्स है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी डाइट। अच्छा, दूसरा आयशा, जिस तरह मैंने बात की कि ये जो ओबेसिटी है, चाइल्डहुड ओबेसिटी भी है, फिर ख़वातीन में ख़ास तौर पर ये बढ़ जाती है, तो जो ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं अगर वो ओबेसिटी का शिकार हैं तो उनके लिए क्या आप चार्ट बता सकती हैं, डाइट चार्ट बता सकती हैं फ़ैट लॉस के हवाले से, कि वो उसके ऊपर अमल दरामद करें तो वो कहीं ना कहीं कह लें कि उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा? बेसिकली सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप जब सुबह नहा लो उठे, सबसे पहले आपका प्री ब्रेकफास्ट होना चाहिए। आपका हमारी डाइट के साथ साथ हमारी 2-3 चीज़ें और बहुत मैटर करती है। इसमें सबसे पहले हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जब आप सुबह 6 बजे या 7 बजे सो के उठ रहे हैं तो आपकी बेड साइड पे कोई ऐसा इजी स्नैक और इजी प्री ब्रेकफास्ट लेने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, और कोशिश करें कि वो हाई इन फाइबर हो, ठीक है, या कोई भी ऐसे वैल्यू वाली। बहुत से लोग आयशा सुबह उठते ही, जिन्होंने अपना फ़ैट लॉस करना होता है, वो सुबह उठते ही नीम गर्म पानी के अंदर नींबू डाल के पी रहे होते हैं, कुछ विनेगर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एप्पल साइडर विनेगर होता है। क्या ये चीज़ें भी आपके फ़ैट लॉस में मदद देती हैं, और क्या हमें ये चीज़ें करनी चाहिए एम्प्टी स्टमक? बेसिकली ये होता है कि कुछ लोगों की जो स्टमक एसिडिटी है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, तो जब वो लेमन ड्रिंक वगैरह इस तरह की एप्पल साइडर विनेगर वगैरह कंज्यूम करते हैं तो उनको हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा बेटर होता है कि आप कोई सिंपल ग्रीन टी, और अगर इस तरह का लेमन वाटर वगैरह कोई भी हर्बल चीज आप लेना चाह रहे हैं तो आप 11 to 12 वाली स्नैक में ले लें, या शाम वाली चाय में आप उसको रिप्लेस कर लें। जब आप बिल्कुल सुबह निहार मुँह सो के उठ रहे हैं तो उस टाइम अगर आप डायरेक्ट उठते ही अपने स्टमक में विनेगर डाल रहे हैं या लेमन डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि उनको एसिडिटी का इशू स्टार्ट हो गया, हार्ट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए बेसिक ये होता है कि आप किसी भी फाइबर जैसे इसबगोल का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रात को सोते हुए जीरा आप एक गिलास पानी के अंदर हाफ टी स्पून जीरा जो है वो भिगो के रख दें, सुबह उसके आप उसको जो है वो हल्का सा बॉइल करें, उसको स्टीम कर दें, तो आपके लिए बेस्ट होता है। इसबगोल के साथ अगर आप पिए सुबह पानी भगो के उसके अंदर, तो वो भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। या फिर आप सुबह उठ के सिर्फ और सिर्फ पानी ही पी लेना, नीम गर्म सा पानी या जो रूम टेम्परेचर पानी होता है वो भी बहुत ज़्यादा आपके कह लें कि कारआमद साबित हो सकता है। लेकिन हेल्दी चीज़ों को ऑप्ट करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आयशा के साथ चाइल्ड ओबेसिटी के ऊपर। चाइल्डहुड ओबेसिटी से हमने शुरू किया है। ख़वातीन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि वज़न उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है, यहाँ पर टीन एज में बढ़ जाता है जिनकी चाइल्डहुड ओबेसिटी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा कह लें कि जिस्मानी बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं वो
लोग और साथ ही साथ ज़हनी कह लें कि तनाव का शिकार रहते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इन चीज़ों को हमने किस तरह ओवरकम करना है और अपने डाइटरी पैटर्न्स किस तरह हमने ठीक करने हैं, हम उस पे बात कर रहे हैं। आयशा हमारे साथ मौजूद है। तो आयशा, जिस तरह फ़ैट लॉस के वाले से बात करें, सुबह तो हमने निहार मुँह जो है ना, जिस तरह आपने कहा कि हम लोग इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हमारा जो नाश्ता है या पूरा दिन जो हमने खाना खाना है वो किस तरह का होना चाहिए। जब भी हम लोग फ़ैट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, डाइट स्टार्ट करते हैं, तो हम जो कार्ब्स हैं वो निकाल देते हैं, बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपनी डाइट के अंदर। तो कार्ब अगर लेने हैं तो हमें कितने लेने चाहिए और क्या रिस्ट्रिक्ट करने हैं तो किस सिचुएशन में हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने कार्ब्स को कट डाउन सिंपली इस तरह से कर सकते हैं कि आप जैसे अगर एक पराठा ले रहे हैं तो पराठे को आप रिप्लेस कर दें एक सिंपल छोटे बाउल के साथ, जिसमें आप दलिया का इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, जौ का दलिया ले सकती हैं, गंदम का दलिया ले सकते हैं, या सिंपल एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले सकते हैं। तो वहाँ पे आपके जो पराठे और रोटी की फॉर्म में बहुत ज्यादा कार्ब्स कंज्यूम हो रहे थे वो काफी हद तक कट डाउन हो जाएगा। इसी तरह सुबह जो है वो नाश्ते में आप एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड के साथ एक अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें। अंडा जो है वो बहुत ज्यादा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, एक अंडे से आपको 7 ग्राम प्रोटीन इजीली मिल सकता है। तो आप ब्रेड के साथ अंडे का इस्तेमाल कर लें। सुबह दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, दही में जो है वो प्रोबायोटिक्स होते हैं जिससे आपकी गट हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। सेम इसी तरह आप 11 से 12 में एक स्नैक रख सकते हैं जिसके अंदर आप सब्जियों का जो है वो सलाद बना के ले सकते हैं। एक सैलेड बाउल बना लें, उसको आप सिंपल किसी ऑलिव ऑयल से सीजन कर लें और उसके ऊपर आप कोई भी पंपकिन सीड्स डाल सकते हैं, अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन वो गुड सोर्स ऑफ गुड फैट है। इसी तरह दोपहर के खाने में जो है वो आप ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं, उसके साथ सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब्जियों को जो है वो रॉ फॉर्म में, अगर सैलेड फॉर्म में लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है जी, मुतवाज़िन ग़िज़ा आप लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे और जिसमें तमाम तरह न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे तो आप मुख्तलिफ बीमारियों से भी बच सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आयशा रफ़ीक हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही थी ओबेसिटी के हवाले से कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये आयशा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अभी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ स्मॉग के हवाले से बात कर लेते हैं। गुज़श्ता कुछ सालों से ना लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का मसला ख़ास तौर पर मौसम सरमा में शिद्दत इख्तियार करता चला जाता है और लाहौर की अगर बात की जाए तो शायद ही ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ रहने वाले मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मौसम सरमा में फ़ज़ाई आलूदगी की एक शक्ल है, स्मॉग की सूरत में हमारे सामने आती है और इंडिया में दिल्ली और पाकिस्तान में लाहौर वो शहर हैं जहाँ सर्द मौसम के आते ही ना स्मॉग का राज बरकरार हो जाता है और एक तवील अरसे से ये दोनों गुंजानाबाद शहरों में रहने वाले लोग जहरीली धुएं का शिकार होते जा रहे हैं और जो इनके शहरों को कह लें कि सुरमई चादर में ढांपता है। लाहौर में पाई जाने वाली मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिसमें कहा जाता है कि ख़तरनाक ख़ास तौर पर ये जो जहरीला केमियाई मादा जो है PM2.5 मौजूद है इस फ़ज़ा के अंदर और ये सांस की नाली से फेफड़ों और फिर खून के बहाव में दाखिल हो जाता है जिसके नतीजे में जो इंसानी सेहत के संगीन मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इस हवाले से महकमा माहौलियात मुख्तलिफ इक़दाम कर रहा है। इस पर बात करने के लिए हमने बात करनी है और जिस तरह मैं आपको बताती रहती हूँ कि जनाब हमारे इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एडवाइज़री रोज़ाना की बुनियाद पर जारी की जाती है। हम भी आप तक ये SOPs पहुँचा रहे होते हैं कि जनाब आपने अपने माहौल का ख्याल किस तरह रखना है। जो ईंटों के भट्टे हैं वो नहीं जलाने हैं, उसको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल करना है। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको बंद किया जा रहा है इस वजह से कि वो जो मुज़र सेहत धुआं है वो खारिज हो रहा होता है। दूसरा ये कि जो अगर आप गाड़ी लेकर बाहर जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाएं, चेक करवाएं कि आपकी गाड़ी ठीक है कि नहीं है।
और दूसरा ये कि अगर आप ख़ुद बाहर निकल रहे हैं तो आपने मास्क का लाजमी इस्तेमाल करना है। आप पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा और मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप ख़ास तौर पर बाइक पर जा रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो फ़ज़ा है वो आँखों में जाती है और आइज़ के इन्फेक्शन भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हवाले से आपने ये करना है कि खाली पानी के छींटे जो है ना आपने आँखों में मारने हैं। ये तो कुछ एडवाइजरीज़ थी जो एक्सपर्ट्स की तरफ से जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से जारी की जाती हैं, जो हम आप तक पहुंचाते हैं। अब महकमा माहौलियात जो है वो किस तरह की इनिशिएटिव्स ले रहा है, काम कर रहा है, इक़दामात उठा रहा है, इस हवाले से हमने बात करनी है। सेक्रेटरी माहौलियात है रांझा जहांगीर अनवर साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक है? हाँ, थैंक यू वेरी मच मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। और आपका प्रोग्राम, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तो बहुत लाहौर वाले देखते हैं, और इस वक्त इस प्रोग्राम के थ्रू आपने भी और मैंने दोनों ने मिल के लाहौरियों को कुछ एडवाइस करनी है। ठीक है, मास्क पहनना, लेकिन स्मॉग से कैसे लड़ना है, ये भी हमने आज बात करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए हमने आपको मदऊ किया है कि कुछ डिस्कशन की जाए कि ख़ास तौर पर जो हमारा एनवायरनमेंट का इदारा है वो किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहा है। बिकॉज़ शहर में स्मॉग की सूरत हाल आपको पता है कि ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है और आज भी हमारा जो शहर लाहौर है वो दूसरे नंबर पर फॉल कर रहा है, कल वो पहले नंबर पर फॉल कर रहा था और स्मार्ट लॉकडाउन का भी खर्चा जाहिर किया जा रहा है। तो किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं महकमा माहौलियात की तरफ से? अच्छा मुनीबा, पहले तो आपके नाजरीन को ये मैं बता सकूं कि ये जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई दुनिया में, और ये जितने भी डेवलप्ड मुल्क थे उन्होंने इंडस्ट्री से तरक्की की, हम सबको इल्म है, तो उन्होंने बेतहाशा जुल्म किया नेचर पे, और फिर उन्होंने भुगता भी स्मॉग की फॉर्म में। हमें लंदन में बहुत मशहूर एक टर्म है, लंदन जैसे शहर में भी इसको 20 साल भुगताया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री थी और ये धुआं छोड़ना और ये जितने भी इसके एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स वक्त तक इन्फोर्स नहीं हुए थे। इसी तरह तमाम तकरीबन शहर जो यूरोप के थे, जो इंडस्ट्रियलाइज थे, उन्होंने ये एक दफा भुगताया है ये सारा प्रोसेस भी है। 2009 में बीजिंग ओलंपिक्स होते हैं और चाइना को पूरे का पूरा अपना मुल्क शट डाउन करना पड़ता है, क्योंकि चाइना ने बहुत तेजी से तरक्की की और उसने भी इंडस्ट्री से तरक्की की, तो फिर उनको भी कीमत देना पड़ी। उन्होंने 1998 से शुरू किया और फिर तकरीबन 2016-18 तक आके उनको इसको काबू पा सके, और वो भी मुकम्मल काबू नहीं पा सके। अभी उनके कई शहर ऐसे हैं जो आप भी देखती हैं रैंकिंग में तीसरे चौथे नंबर पे होते हैं। लेकिन मैं ये बताना इसलिए जरूरी था कि ये दुनिया में आफत ये पहले भी आती रही है और अभी भी आ रही है और आगे भी शायद आती रहे, क्योंकि जितनी बेदर्दी से हम फजा में धुआं छोड़ते हैं वो फिर धुआं जो है मदर नेचर रिस्पॉन्ड करती है, फिर आपको एक बड़े अंदाज से फिर जवाब देती है उसका। फॉर इंस्टेंस लाहौर है, हमारा शहर है, इसमें 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ की आबादी रहती है। इसके अंदर तकरीबन 45 लाख मोटरसाइकिल हैं जो हम और आपके फैमिली हमारे सारे लोग यूज करते हैं, उसका धुआं है वो फिजा में जाता है। 13 लाख गाड़ियां हैं, 3 व्हीलर रिक्शाज, ये सारा कुछ मिला के ये 13 लाख हैं, इनका भी धुआं फिजा में जाता है। उसके बाद यहाँ पे लाहौर के गिरदोनवा में तकरीबन 1200 भट्टे हैं जो ईंटें बनाते हैं, क्योंकि लाहौर बहुत तेजी से तरक्की करता हुआ शहर। यहाँ पे बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, मार्केट्स बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, उसकी सारी जो कंस्ट्रक्शन की जितनी एक मटेरियल है वो लाहौर के अंदर आता है। फिर लाहौर शहर के अंदर 6800 इंडस्ट्री है, क्योंकि लाहौर में रोजगार भी देना है लोगों को, तो वो भी इंडस्ट्री स्मोक देती है। लाहौर के गिरदोनवा में जैसे नारो, तो सर जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगर लाहौर के गिरदोनवा में देखा जाए तो 1200 के करीब जो है वो भट्टे हैं, तो मुझे बताइए कि क्या ये तमाम तर जितने भी भट्टे हैं 1200 के करीब, इनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है या अभी तक ये लोग मुंतकिल नहीं हुए हैं? बिकॉज इससे पहले भी हम जब भी माहौलियात के इदारे से बात करते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करते तो कहते थे कि जनाब हमने भट्टों को जो है ना वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करवा दिया है जब से ये स्मॉग का प्रॉब्लम अकर हुआ है। तो अब के स्टैटिस्टिक्स क्या बताते हैं, ये 1200 के 1200 ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्टेड है कि नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये बेसिकली पूरे पंजाब में तकरीबन 11,000 के करीब भट्टे हैं जी। अच्छा, लाहौर के गिर्द, और ये हमने पूरे पंजाब में ये पिछले कई सालों से कैंपेन चल रही थी। आपने बिल्कुल मुनासिब कहा कि जब कभी बात हुई तो ये पता चला कि ये तो 100% ज़िगज़ैग पे टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो चुके हैं। पहले थोड़ा सा समझा दें ज़िगज़ैग है क्या। ज़िगज़ैग बेसिकली कोई मशीन का नाम नहीं है। ज़िगज़ैग ये है कि जिस तरह आप कच्ची ईंटें भट्टे के अंदर पकाने के लिए रखते हैं, उसकी स्टैकिंग जो है वो ज़िगज़ैग तरीके से करें, और उसके अंदर जब इसका जो हीट गुजरती है तो उसका लोएस्ट एमिशन होता है कार्बन का, चिमनी के थ्रू जो हम देखते हैं काला धुआं कम से कम हो जाता है। लेकिन होता क्या है
कि जो भट्टे वाले हमारे दोस्त कारोबारी लोग हैं, भट्टे के अंदर वो जला रहे हैं रबर, और वो भी चीप रबर जो इकट्ठा करते हैं, टूटी हुई जूतियां, टूटे टायर, कटे हुए टायर, ये वो इसको जलाते हैं। फिर लंडा जलाते हैं जो सस्ता कपड़ा होता है, वो जलाते हैं। उसके बाद पूरेस्ट क्वालिटी का जो फ्यूल है, जो बिल्कुल जो रबर से एक्सट्रैक्ट होता है, वो जलाते हैं। उससे इतना ज्यादा कार्बन फैलता है। और हमने क्या किया कि ये पूरे पंजाब में एक दफा नहीं कई दफा कैंपेन करके, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, कोई मशीन इंस्टॉल नहीं करनी उन्होंने सिर्फ तरीकाकार अपना बदलना है। तो फिर इसमें मसला क्या है? तरीकाकार बदलने में भी इतनी देर लग रही है कि अगर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है तो फिर ये तरीकाकार का मसला है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा चेंज। जी, असल में यही तो आपसे और मैंने यही टीवी के थ्रू लोगों को बताना है कि अपना जो लाइफस्टाइल है, अपने जो प्रैक्टिसेस हैं, यही दुनिया में सबसे मुश्किल काम, इसको कहते हैं बिहेवियरल चेंज। अपना बिहेवियर चेंज करना सबसे मुश्किल काम दुनिया में समझा जाता है। हमारे भट्टे वाले जो है, अभी मैं आपको बताऊं 550 भट्टा हमने गिराया है पूरे पंजाब में। ये वो लोग थे जो, मैं अब लफ्ज इस्तेमाल करना, हार्डन्ड क्रिमिनल्स थे। जब कभी हमने जाके चेक किया, उनके यहाँ रबर भी मौजूद, उन्होंने वहाँ पे वो लंडा भी जला रहे थे, और कोई डिसरिगार्ड, उनको किसी किस्म का उनको कोई केयर नहीं थी कि हम सजा में कैंसर फैला रहे हैं। मुनीबा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये लफ्ज कैंसर के बाद मैं यहाँ जरूर बताऊंगा कि पूरी दुनिया में 70 लाख लोग फजाई आलूदगी से मरते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में 2.5 लाख लोग मरते हैं। हम अभी आजकल पे तो हम देख रहे हैं डेथ्स का, ये कोविड से खतरनाक है। ये कोविड में तो जब डेथ्स होना शुरू हुई तो लोगों ने फिर एहतियात की। मैं लोगों को इन एडवांस बता रहा हूँ कि जितने ये लंग्स कैंसर है, जितना रेस्पिरेटरी डिजीजेज, एस्मा, ये जितनी तकलीफें, लोग समझे शायद आंखों में कोई थोड़ा बहुत जलन होगी, पानी फेंकेंगे ठीक हो जाएगा, ये आपके अंदर जा रहा है और ये आपके लंग्स को चोक कर रहा है। ये जो PM 2.5 है, ये इतना खतरनाक है कि आने वाले दिनों में मजीद खुदा ना खासा डेथ्स बढ़ेंगी। क्योंकि हम ये जो अभी आपने बात भट्टे की सिर्फ की, भट्टे वाले हमारे वो कारोबार जरूर करें, कोई भी जो भी कारोबार कर रहा है कारोबार जरूर करे, लेकिन दूसरों का ख्याल रखे कि वो कर क्या रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हम भी आपके साथ एग्री करते हैं कि ये कारोबार बंद करना या लॉकडाउन लगा देना या चीज़ें कारोबार को शट डाउन कर देना, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लोगों को अवेयर किया जाए कि जिसमें आप सांस ले रहे हैं, जिसमें हम सारे सांस ले रहे हैं, ये हमारे लिए मुजरे सेहत है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं इन अनासर में, वो भी, उनकी भी जान को खतरा है। इवन दो कि एक स्टडी भी आई है कि हमारी जो लाइफ है वो कम होती जा रही है इस फजाई आलूदगी की वजह से। 4 से 5 साल हमारी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो गया है। फिर सांस की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अब भट्टों की बात की है, दूसरा जैसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, सुबह में क्योंकि छापे मारे जाते हैं तो अब वो सुबह में नहीं चलते, वो रात में चल रहे होते हैं, रात में काम कर रहे होते हैं ताकि लोगों को पता ना चले और जो भी एमिशन हो रही है कार्बन की या जो मुजरे सेहत धुआं है उसका भी पता ना चले। तो उनके खिलाफ आप एक्शंस ले रहे हैं, और अगर एक्शंस ले रहे हैं तो फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा? लकूनास कहां पर है, लूप होल्स कहां पर है? एक्सीलेंट आपने बात की। हमने आप लाहौर शहर के अंदर 66 फैक्ट्रियां तोड़ी हैं। अच्छा। क्योंकि यही हरकत वो करते हैं। आप अंदाजा करें इन लोगों की हठधर्मी का कि दिन के वक्त हम जाके उनको करते रहे, बंद करते रहे, गिराते रहे, रोकते रहे, जुर्माने किए, हमने इनके FIRs दी, गिरफ्तारियां की, और वो रात 10 बजे अपना वो चला के फिर उसी तरह धुआं देना शुरू कर देते हैं। ये है वो क्रिमिनल माइंडसेट। मैं जब कह रहा हूँ ना कि कारोबार करना एक चीज है, ये क्रिमिनल माइंडसेट है जो ठीक ही नहीं होने को आ रहा। वो जो मैं बिहेवियरल चेंज की बात कर रहा हूँ, नोइंग दिस फैक्ट कि इस धुएं से लोगों में कैंसर फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, उनकी जिंदगियां कम हो रही हैं, जैसे भी आपने कहा उन्हें स्टंटिंग ग्रोथ होगी, अब लोगों के कद छोटे रह रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। और ये कारोबारी लोग जो हमारे माशाल्लाह ताजिर बरादरी है, वो सारा कुछ उनको समझ आता है, ये समझ नहीं आता। भट्टे वाले जो हमारे हैं उनको सारा कुछ समझ आता है, क्योंकि उन्होंने ईंटें बेचनी है, उनको ये समझ नहीं आता कि मैं किस कीमत पे और किस उस पे बेच रहा हूँ, लोगों की जिंदगियों पे बेच रहा हूँ। अब हमने क्या किया, जैसे मैंने कहा कि लाहौर, सिर्फ लाहौर का मैं अगर नंबर दूं, 66 हमने फैक्ट्रियां, यही जो शुमाली लाहौर के साइड पे जो रिंग रोड के ऊपर आप अक्सर देखते होंगे कि ये लगी हुई हैं, कुछ पेरोलिसिस प्लांट्स हैं, कुछ एस्फॉल्ट प्लांट्स हैं, कुछ ये स्टील रीरोलिंग मिल्स हैं। एक तो ये कई मोहल्लों के अंदर इलीगल लगी हुई हैं। हमने उनको भी क्रैक डाउन किया, उनको भी तोड़ा और उनको भी बंद किया। उसके बाद जो एक्चुअली हमने जो अच्छा काम किया, हुकूमत जो शायद बता नहीं सकी आज तक, हमने इन लोगों को कहा कि आपके मसाइल क्या, आप क्यों नहीं लगाते एमिशन कंट्रोल सिस्टम, आप अपने धुआं कंट्रोल करने का निजाम क्यों नहीं लगाते। जो छोटी मुनीबा फैक्ट्री होती है, 15 से 20 लाख का लगता है, और जो बड़ी है जाहिर है वो करोड़ों में लगता है। जो 15 से 20 लाख वाला है, उसमें हमने 1-2 अरब का एक फंड कायम किया। हमने छोटे फैक्ट्री वालों को कहा कि आप ले लें,
यहाँ से इंटरेस्ट फ्री लोन लें हमसे, और इसके ऊपर ये 15-20 लाख का अपना वो जो मशीन लगती है जो धुआं कंट्रोल करती है वो लगाएं। इसी तरह जो बड़ी फैक्ट्री हैं, हमने उनको कहा कि आप ये, क्योंकि जब आप करोड़ों का अरबों का बिजनेस कर रहे होते हैं तो ये आपका एक जिम्मेदारी है, कानूनी भी इखलाकन भी, और कि आप उसका वो करें। अच्छा, हम सिर्फ ये नहीं कि लट लेके पीछे पड़े हुए हैं, हम इन लोगों को लोन्स दे रहे हैं, हम इन लोगों को ग्रांट्स दे रहे हैं, हम इन लोगों को हेल्प कर रहे हैं ताकि ये सिस्टम को स्विच करें। ये पिछले 8-9 साल से जो कुछ हो रहा है लाहौर शहर के साथ, और अनफॉर्चुनेट है जो कुछ हो रहा है, ये लोग जब तक हमारा साथ और आवाम नहीं खड़ी होगी, अब ये सिर्फ ये तो हो गया इंडस्ट्री की बात, अब ये मोटर बाइक्स वाले हमारे साथी भाई जो 45 लाख बाइक्स लेके फिर रहे हैं, और उसी बाइक पे वो अपना बच्चा उनका पीछे बैठा जिसको वो स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, वो धुआं बच्चे के अंदर जा रहा है जो वो धुआं ठीक नहीं करवा रहे। 700-800 रुपए के मोटर बाइक का धुआं जो ऑयल फिल्टर चेंज होता है उसका, वो नहीं करवा रहे, धुआं दे रहे हैं, ट्यूनिंग नहीं करवा रहे, धुआं दे रहे हैं। अब वो सारे का सारा धुआं वो फिजा में जाता है। अगर उनसे बात की जाए उनके चालान की, पिछले साल भी 40 करोड़ रुपए के जुर्माने हुए, इस साल भी करोड़ों के जुर्माने हम पकड़ रहे हैं, बंद कर। अभी लास्ट कैबिनेट मीटिंग जो पंजाब काबीना की मीटिंग लेकिन मुझे बताइए राजा साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम मानते भी हैं, हमें नज़र भी आ रहा है फील्ड में कि अग्रेसिवली कैंपेनिंग भी हो रही है, महकमा माहौलियात जो है वो क्रैकडाउन्स भी कर रहा है, लोगों को भी FIRs भी दर्ज करा रहा है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ, भट्टों के खिलाफ, इवन दो के व्हीकल्स को भी बंद किया जा रहा है। बट ये जो मामला है ना, ये इतना संगीन होता जा रहा है कि मुझे लगता है कि पूरा साल हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इक़दामात उठाने चाहिए, लेकिन अब हमें इंतज़ामिया की तरफ से या कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा साल खामोशी नज़र आती है, और जैसे ही स्मॉग आने वाली होती है तब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसके कह लें कि डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं आते हैं। अच्छा मुनीबा, इसमें जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त। एक तो पूरा साल स्मॉग फजा में रहती है जी। हमें नजर आना शुरू तब होती है जब फजा में ना ठंड आती है, थोड़ा सा वो सर्दी लगती है, तो सर्दी आती है तो फिर हमें ये नजर आना शुरू हो जाती है। अच्छा, हम तो सारा साल काम करते हैं, हमारा मीडिया काम नहीं करता। सारा मीडिया भी उस वक्त जागता है जब स्मॉग उसको लगती है। मीडिया गर्मी में भी आपको पता है कि हम बता रहे होते हैं कि आज का इक्वालिटी इंडेक्स कितना है और आज भी फजाई आलूदगी कितनी है, इवन दो कि गर्मियों में भी हम बता रहे होते हैं। ये तो आप उस वक्त बताते हैं ना जब सितंबर अक्टूबर आता है। नहीं, उससे मैं पहले तो भी मार्च से काम कर रहा हूँ। अच्छा चले, अच्छी बात आप करती हैं। मार्च से ये जो मैंने आपको नंबर दिए हैं कि 1100 FIR हमने भट्टों वालों को दिए हैं, ये पिछले 1 महीने में नहीं दी, ये मार्च से काम शुरू हुआ है। हमने गिरफ्तारियां की हैं, आपको हैरान की, 900 बंदा गिरफ्तार भट्टे वालों को किया। ये मार्च से काम शुरू है। ये जो नंबर आपको फिगर्स मैंने दिए हैं, ये 66 जो हमने फैक्ट्रियां गिराई हैं, हमने 5.25 भट्टा गिराया, ये मार्च से ऑनवर्ड चल रहा है सारा सिलसिला। अब ये मसला क्या है, हुकूमत 3 काम करती है पूरी दुनिया में। एक, उसने शऊर देना लोगों को। हमने इस दफा हिस्ट्री में इतनी एग्रेसिव मीडिया कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन शायद नहीं चली इससे पहले। अगर आप अपने नंबर चेक करेंगे कि जितनी हुकूमत ने इस दफा लोगों को बताया कि आप लोगों ने क्या काम करना है, कैसे करना है। इस वक्त तो हम लोगों को सिर्फ मास्क की तालीम दे रहे हैं ना कि मास्क लगा लें, ये तो है जब आप उसके अंदर आ जाते हैं। हम तो कह रहे हैं पिछले मार्च अप्रैल से लेके अभी तक आप डाटा उठा के देखें, बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चली मीडिया पे, हमने रेडियो पे, प्रिंट पे, इलेक्ट्रॉनिक पे, डिजिटल पे, सब पे चलाई। दूसरा काम हुकूमत का होता है एनफोर्समेंट करना, कि आपने FIR, आपने पकड़ धक्कड़, आपने लोगों को डेटरेंट, उसको पकड़ना, डराना और ये जुर्माने कर दें, वो अपने साइड बाय साइड चल रहा है। तीसरा काम है जो मैंने भी आपको बताया, और वो बहुत अहम काम है, ये सिर्फ पकड़ धक्कड़ दुनिया में कभी कामयाब, हमने लोगों को अल्टरनेटिव ऑप्शंस देने हैं कि आपने करना कैसे इसको। मतलब एक तो है ना जी, आपने डंडे के डर से करना है। सर मैं ये नहीं कह रही, क्रिटिसाइज नहीं कर रही, तनकीद नहीं कर रही, हम सराहते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट महकमा माहौलियात, ये वसाइल की कमी के बावजूद भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, पूरा साल कहीं ना कहीं काम करता रहता है। और अब तो हम ज़्यादा तौर पर देख रहे हैं कि ये अग्रेसिवली कैंपेनिंग भी कर रहा है, इकदाम भी कर रहा है, क्रैकडाउन्स भी कर रहा है, बट कहीं ना कहीं लूप होल्स जो हैं उनको भी हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। अब अगर आप मुझे मौका दें तो मुकम्मल कर दूं। जी जरूर। जो पिछले 10 दिनों में ना मुनीबा, पिछले 10 दिनों में 4 दफा लाहौर की फजा जो है वो इंतहाई खतरनाक से भी ऊपर कोई अगर कोई एडजेक्टिव बनता है, कोई लफ्ज है, तो मैं वो लूंगा। 800 तक गई AQI इस वक्त तो लाहौर का 200 के आगे पीछे है ना, 800 को टच करता रहा है पिछले 10 दिनों में 4 दफा। अब इसकी वजह क्या है? अच्छा, एक वजह तो मैंने बताई आपको कि जो हम लाहौरी खुद कर रहे हैं अपने साथ, वो तो मैंने आपको सारी बात बताई और आपने भी इसको एग्री किया कि हम तो भी बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और सारा कुछ। दूसरा जो हिस्सा है मुनीबा, वो है जो हमारा हमसाया मुल्क भारत।
इंडिया में जो हमारे साथ इस वक्त हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सारे का सारा एरिया जो है, यहाँ पे भी बहुत एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, क्योंकि पंजाब, इंडियन पंजाब जो है, वहाँ पे भी इसी तरह हमारे पंजाब की तरह ही फसलों को जो है ना वो जलाई जाता है। जी एग्जैक्टली। मैंने जैसे आपको बताया कि पंजाब में इस दफा 66 लाख एकड़ पे चावल काश्त हुआ, और आपका जो राइस बेल्ट है वो कसूर, शेखुपुरा, हाफजाबाद, ये पूरा लाहौर के गिर्द का जो पूरा सियालकोट, ये सारा एरिया वो है जहाँ पे काश्तकार जो हैं चावल की कटाई करके उसको आग लगा देते हैं। और ये मैं नासा की पिक्चर्स आई विश कि मैं आपसे शेयर कर सकता, अपना रीन के साथ आप शेयर करती। जब नासा सैटेलाइट जो है वो हमें पिक्चर देता है कि इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब दोनों तरफ रेड होता है थर्मल स्कैनिंग से, पूरा पूरे सूबा जो है नजर आ रहा होता है रेड। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है सर, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं ज़िले इंतज़ामिया को, पंजाब हुकूमत को और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को कि ये काम कर रहा है और स्मोक पर काबू पाने के हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। राजा जहांगीर अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया सर। और इसी नोट पर एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है, मिलती हूँ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ हस्पतालों की हालत ज़ार के हवाले से बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान के जो सरकारी हस्पताल है उनकी हालत ज़ार हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती ही जा रही है। और अभी हमें ये पता चला है कि जो सरकारी हस्पताल हैं वो अरबों रुपए के मकरूज़ हैं, जो और इंतज़ामिया है वो परेशान कुल हालात से गुजर रही है। क्या वजह है कि जो सरकारी हस्पताल है वो मकरूज़ होते जा रहे हैं और इतना बोझ उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। सजाद काज़मी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सजाद साहब, क्या वजह है कि जितने भी हमारे सरकारी हस्पताल हैं, एक तो उनकी हालत ज़ार गुजरते दिन के साथ ख़राब बिगड़ती जा रही है, दूसरा ये कि वो मकरूज़ भी होते जा रहे हैं पैसों के? जी मनीबा, ये बहुत अहम और अफसोसनाक अमर है कि सरकारी हॉस्पिटल जो है वो तकरीबन इस वक्त लाहौर के अंदर 5 टीचिंग हॉस्पिटल हैं और 5 टीचिंग हॉस्पिटल तकरीबन 12 अरब से जायद के मकरूज हैं। उसकी वजह ये है कि लाइबिलिटीज जो है वो बकिया बनती जा रही है। कई साल हो गए गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बजट भी बढ़ाया जाता है। डॉलर का रेट अगर 105 से 280 तक आ जाता है तो आप चेक करें कि उसका डिफरेंस कितना ज्यादा होगा। एक आइटम, अगर एक मेडिसिन, एक टैबलेट में 1000 एक साल के अंदर परचेज करता हूँ तो अगले साल जो पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, मैंने उसको अगर बढ़ाना नहीं है तो मैं उसको कम भी ना करूँ, मैं उसको 1000 ही परचेज करूँ। लेकिन दूसरी तरफ उसके जो साइड इफेक्ट है वो ये चेक करें कि उस टैबलेट का रेट पिछले साल जो है वो 20 रुपए था, इस दफा जो है इस साल 40 रुपए हो गया है। अब 20 रुपए जो है आप पे इजाफी बोझ बन गया है, लाइबिलिटीज में आ गया है। आपके पास जो बजट आया है गवर्नमेंट की तरफ से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की कैसे वो 20 रुपए ही आ रहा है, लेकिन गोली का रेट 40 रुपए हो गया है, लिहाजा 20 रुपए लाइबिलिटीज में चले गए हैं और इस तरह जो है वो हॉस्पिटल बड़े पैमाने पे मकरूज हो रहे हैं। ठीक है, तो सजाद साहब मुझे बताएं कि लाहौर के कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं और कितने के मकरूज हैं, कितने पैसों के वो मकरूज हैं? मैं सीधा सिर्फ बड़े हॉस्पिटलों की बात करूंगा। सबसे पहले मेहू हॉस्पिटल की बात करें, जो पिछले दिनों ड्रामा किया गया मेहू हॉस्पिटल के अंदर के उसको 1 करोड़ से 50 लाख के जो 1 अरब 50 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए, सब ड्रामा था। अच्छा। सिर्फ इंस्टॉलमेंट जो है वो 37 करोड़ पे उसको पे की गई है। उसके हालात जो है वो नीचे नहीं है और फिर भी वो उधार पकड़ के जो है वो गुजारा कर रहे हैं। दूसरा बात की जाए गंगाराम हॉस्पिटल की, तो गंगाराम हॉस्पिटल इस वक्त 1.5 अरब रुपए का मकरूज है। सर्विस हॉस्पिटल की बात की जाए, सर्विस हॉस्पिटल लाहौर तकरीबन 2.5 अरब रुपए का मकरूज है। TIC की बात की जाए, TIC 3 अरब रुपए का मकरूज है। इसी तरह दीगर जो जना हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर बहुत अहम हॉस्पिटल है, तो 90 करोड़ से जो लाइबिलिटी की तरफ बनती है। और लाहौर जनरल हॉस्पिटल की बात की जाए तो 95 करोड़ से जायद की लाइबिलिटी जो है वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल पे लागू है। इस सारी सूरत हाल के पेश नजर हॉस्पिटल इंतजामिया जो है वो हर तरफ परेशान नजर आती है कि वो इतनी बड़ी अदायगी किस तरह करेंगे। अब दूसरी तरफ पेपरा रूल आर्टिकल 62 के मुताबिक जो है, जब आप
किसी किस्म की परचेज करते हैं तो 20 दिन के अंदर आपने उसको ठेकेदार को या कंपनी को अदायगी करनी होती है। पेपरा रूल की ये खिलाफ वर्जी है कि अभी तक सालों गुजर जाने के बावजूद, महीनों गुजरने के बावजूद जो है आप मुतलका कंपनियों को उसकी पेमेंट नहीं कर रहे। किसी से आपने मेडिसिन लिए है, किसी से आपने वो स्टिचिंग के धागा लिया हुआ है, किसी से आपने जनाब डिस्पोजेबल ग्लव्स लिए हुए हैं, किसी से आपने खुदी आलात लिए हुए हैं, किसी से आपने टेंट खरीदे हुए हैं। यानी हर तरह की कंपनी जो है वो आपको हॉस्पिटल के अंदर जो है वो सारा सामान मुहैया करती है ताकि आपका सिलसिला चल सके। लेकिन मौजूदा सूरत हाल है कि अब कंपनियां जो है वो हॉस्पिटल इंतजामिया के पीछे हैं और हॉस्पिटल साबिक से हेल्थ जो है अलीजान वो बड़ी सख्ती से रोक कर गए थे हॉस्पिटल्स को, लाइबिलिटी जो है वो उनको क्लियर ना किया जाए। उसकी रीजन ये थी कि लाइबिलिटी अगर क्लियर होंगी तो उसको बजट देना पड़ेगा, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को पैसे उसको जारी करने पड़ेंगे। तो पैसे वो कैसे जारी करते हैं, वो 100 अरब बिल्कुल ऐसे ही है जनाब कि ये इतनी तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है अगर देखा जाए हस्पतालों की, कि अरबों रुपए के मकरूज़ हैं हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, और इस वजह से इंतज़ामिया भी परेशान है, वहाँ पर जो काम करते हैं स्टाफ भी परेशान है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो जो मुस्तहिक अफराद हैं जो वहाँ पर इलाज मुआलजे के लिए जाते हैं, वो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं कि जनाब वहाँ पर डॉक्टर्स इंतज़ामिया कहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं, हमारे पास फ़ंड्स ही नहीं है, हमारे पास अद्वियात नहीं है, या हमारे पास मशीनरी नहीं है, आलात नहीं है, तो हम किस तरह आपके टेस्ट कर सकते हैं या आपको मुफ्त अद्वियात दे सकते हैं, बिकॉज़ हम तो पहले ही मकरूज़ हुए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर हमने बात की है, एड्रेस किया है। सजाद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक तरफ हमारे जो तमाम तर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो मकरूज़ होते जा रहे हैं। सजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें इस स्टोरी से आगाह किया है। तो जिस तरह हम बात करते हैं कि एक तरफ हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स अरबों रुपए के मकरूज़ हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो जनाब जो हॉस्पिटल्स में अद्वियात की चोरी होती है, वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है, पार्किंग के मसाइल वहाँ पर मौजूद हैं, और मुख्तलिफ कह लें कि सहूलियात का वहाँ पर फुकदान भी पाया जा रहा है। और एट दी एंड कौन सफ़र करता है? हम और आप जैसे लोग जो कि वहाँ पर इलाज मुआलजे के लिए जाते हैं। तो इसी पर अब हमने बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल मौजूद है। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और हमें प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहब, आप ही से शुरू करूंगी। ये प्रॉब्लम जिस तरह आप साबिक निगरान सूबाई वज़ीर थे, और आप ही के टेन्योर में हमने देखा कि रेनोवेशन और ये सारा जो तामीराती मामलात थे दोबारा से उसको वो स्टार्ट किया गया, लेकिन उसके बाद सारे लोगों ने कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, अद्वियात की किल्लत थी, हमें वो करनी चाहिए थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे, हमें वो करना चाहिए थे, आलात, उसके अलावा बाकी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर हमें फ़ंड्स लगाने चाहिए थे। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो आपने ख़ुद सुना काज़मी साहब से भी, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अंबार लगा जी बिल्कुल, ठीक है। अब रिसोर्सेज बहुत कम हैं। एक तो हम बजट देते ही बहुत कम हैं, रियलिस्टिक बजट नहीं है। अच्छा, जब रियलिस्टिक बजट नहीं होगा तो आप किस तरह परफॉर्म करेंगे? देखें, दो चीज़ें, एक तो कैपिटल कॉस्ट है जो आपने अप फ्रंट इन्वेस्ट करनी है। जैसे ये लेस्को का मामला है, उस वक्त मैंने भी प्रपोज़ किया था और 2 दफ़ा प्रपोज़ कर चुका हूँ कि हर घर में जब बिल उनका 5 लाख आ जाता है तो वो सोलर करा लेते हैं। इन हॉस्पिटल्स में बहुत बड़ी बड़ी छतें हैं, सोलराइजेशन का वंस फॉर ऑल, और गवर्नमेंट की ही है एनर्जी डिपार्टमेंट, उन्होंने करनी है। उनको हमने लिख के भी दिया हुआ है, उनको एस्टिमेट्स भी बने हैं। अगर ये सिर्फ सोलराइज करा लेना तो इनके कम से कम लेस्को से करोड़ों रुपया बचाया जा सकता है। खुद एनर्जी जनरेट करें, फिर इनके पास ग्राउंडें हैं, वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए जब ये हॉस्पिटल बनते हैं, बनाए तो फीते काट लिए और अपना फटियाँ लगा दी, लेकिन कभी उसकी रनिंग कॉस्ट का असेसमेंट नहीं की जाती। और फिर नए हॉस्पिटल्स का फुकदान बना हुआ है, ओवर क्राउडेड हैं हमारे हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल में 700 बंदा होना चाहिए वहाँ 2-3 हज़ार बंदा है, एक बेड पे 2-2 लेटे हुए हैं। अब वो उसी बजट में आपका बजट तो बेड्स के हिसाब से है, लेकिन एक्चुअली बेड की ऑक्यूपेंसी को 100% से भी बहुत ज़्यादा है, 200%, 300।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक मेजर ओवरऑल चाहिए, आपको बैठ के इसकी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ बनानी है, ना कि एग्रेसिव कि इशू बेस्ड। सर, जैसे आपको इन चीज़ों का बड़ा अच्छे तरीके से इदराक है, तो जब आप लोगों की जब गवर्नमेंट आई थी तो क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव लिया गया? क्यों सिर्फ ये तामीराती कामों पर और रिकंस्ट्रक्शन पर काम किया गया, फंड्स उसके ऊपर अरबों रुपए उसके ऊपर लगाए गए, ना कि इन मामलात को हैंडल किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने नए हॉस्पिटल भी बनाए कुछ 6 के करीब। जो असल चीज़ है वो ये है कि हमारे पास उस वक़्त ज़ाहिर है हम एक केयर टेकर गवर्नमेंट थे, हमारे पास कोई कानून बनाने का नहीं था, कोई मेजर बजट में चेंजेस लाने का हमारे पास मैंडेट नहीं था, ना होना चाहिए, वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास तो सिर्फ यही था कि हम इन हॉस्पिटल्स में जो बेहतरी ला सकते हैं वो लाएं, वो हम लाए। जो हम चाह रहे थे कि जैसे ज़हीफ़ बिल्कुल हॉस्पिटल हो गया था लेडी विलिंगटन, वो डेंजरस 5 दफ़ा डिक्लेयर हो चुका था, उसको हमने गिरा के नया बना दिया। तो हम बहुत मेक शिफ्ट कर सकते थे, हम कोई परमानेंट तो नहीं, हम आए भी 3 महीने के लिए थे, वो तो अनफॉर्चुनेटली लंबा हो गया टर्नओवर। अदरवाइज़ तो हमारा तो एक ऐसा नहीं था कि मैंडेट हमारे पास कि हम कोई कानून बना सकें, कोई बजट में मेजर चेंजेस ला सकें। हम तो बजट भी महीने का देते थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चलें, वो तो जो हम कर सके थे कि ये हॉस्पिटल्स नो डाउट मरम्मत की ज़रूरत थी, इनको रीवैम्पिंग की ज़रूरत थी, जो हमने काफ़ी हद तक कर दिया। लेकिन रनिंग कॉस्ट एक फ़र्क चीज़ है, वो तो रिकरिंग कॉस्ट है, वो कैपिटल कॉस्ट तो नहीं है। वो तो गवर्नमेंट को बैठ के देखें, दो चीज़ें हैं ना, या तो गवर्नमेंट बजट दे, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पास इतनी वुसअत नहीं है कि वो इस तरह का बजट दे जितनी वर्कलोड है और उस हिसाब से। तो दूसरा ये है थोड़ा सा पॉलिटिकली वो स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को, थोड़ी सी पॉलिटिकल हिट नहीं होगी, अल्टीमेटली वो विन करेंगे कि वो इन अदारों को कहें कि अपनी इनकम जनरेट करें। देखिए सबसे बेहतरीन MRI, सबसे बेहतर MRI आपके एक सरकारी हॉस्पिटल में लगी है, सबसे बेहतर CT स्कैन वहाँ लगी हैं, सबसे बेहतर एंजियोग्राफीज आपके पास लगी हैं। तो क्यों नहीं कि शाम को वो प्राइवेट के लिए खोल दें, बजाय इसके कि रोड के पार लोग जाएं और वहाँ पे करें, अपनी लैब्स को सही करें। इनको अपना इस वक्त ये हॉस्पिटल एक कॉस्ट सेंटर प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं करें, उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दें कि इनकम जनरेट करें। एथिकल देखें, हमारे इधर अमीर लोग भी तो हैं ना, वो कहीं सरकारी हॉस्पिटल से जाके MRI CT कराते हैं, नहीं जाते हैं। उनको प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनल बेस्ड प्रैक्टिस करें, ताकि उनको टारगेट दें कि जी ये अगर 3-4 अरब का आपका बजट है तो 1 अरब आपने खुद कमाना है। चलें, तो वो कमाएं ना, उन्हीं मशीनों से कमाएं, बेशक ऐसे तो ही है फिर कि जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। मैं बिलाल आपकी तरफ आना चाहूँगी। जिस तरह मैंने बात की कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर, अद्वियात की चोरी है, अद्वियात की कीमतों में इजाफा है, फिर वेंटिलेटर्स नहीं है, पार्किंग के मसाइल हैं, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हमारे सामने आती रहती हैं। तो क्या वजह है और ये मामला हल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और दूसरा ये कि देखिए हमारे सरकारी हॉस्पिटल अरबों रुपए के मकरूज होते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इसके लिए कुछ जादू की छड़ी चाहिए तो वो छड़ी जो है ना सब हॉस्पिटल्स में मारी जाए, सब अस्पतालों के MS प्रिंसिपल VCs पे मारी जाए, अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन पे भी मारी जाए, बल्कि उन पे 2 मारी जाएँ, ताकि ये सारे जो मामला हैं ये ठीक हो सके। जवेद अकरम साहब ने अभी जो अपनी एक राय दी है कि शाम के टाइम में जो MRI हैं, CT स्कैन हैं, इनको आम लोगों के लिए प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए या खोल दिया जाए, ताकि वो अगर बाहर MRI सपोज 15,000 की हो रही है तो वहाँ पे 7,000 में कर दी जाए। लेकिन ये इस दफ़ा इन्होंने ये जो होती है अपने ब्लड जो टेस्ट हैं उन पैथोलॉजी वो करके देखी है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इतना कोई खातिर ख्वाह असर इजाफा भी नहीं हो सका। 1-2 हॉस्पिटल्स में इन्होंने ये प्रैक्टिस की है, चूँकि वहाँ पे देखें एटीट्यूड का बड़ा इशू है, लोग हॉस्पिटल्स में जाने से घबराते हैं। तो सबसे पहले हॉस्पिटल्स का जो एटीट्यूड है ना डॉक्टर्स का, अमले का, वो बड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों का एतमाद ज़्यादा से ज़्यादा उन पे आ सके। लोग जाना भी चाहते हैं लेकिन बाद फिर इस वजह से नहीं चाहते, या पता ना हो वहाँ पे कोई डॉक्टर मिले ना मिले, कोई बदतमीज़ी ना हो जाए, कोई लड़ाई ना हो जाए, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरी जो बात आपने डॉक्टर साहब से कह रहे थे कि रीवैम्पिंग चूँकि इनके दौर में शुरू हुई थी, मोहसिन नकवी साहब इनके साथ थे, मेरा ख्याल है 1 साल का अरसा मिला था
और लेकिन होना तो ये चाहिए था कि मेरा ख्याल है जो आने वाली गवर्नमेंट थी वो भी इसको टेकअप करती और अभी तक रिवैम्पिंग के काम कंप्लीट हो जाते, लेकिन अभी तक इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से बेशतर जो ऑपरेशन थिएटर्स है अभी भी बंद है। इसका देखें ये तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट किसको पड़ता है? गरीब मरीज़ को, जिनको सर्जरीज बाहर से करवानी पड़ती हैं। अभी भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जब मैं डॉक्टर से मिलता हूँ वो कहते हैं यार हमारे पास पहले तो हमें जो ऑपरेशन थिएटर था वो दिन में हफ्ते में 3 दफ़ा मिलता था, अब हमें हफ्ते में 1 दफ़ा मिलता है, वो भी 2 घंटों के लिए। तो हम कितनी सर्जरीज जो है ये कर सकते हैं? लंबी लंबी लिस्टें बन चुकी हैं, ये सर्जरीज के इतने बुरे हाल हैं। तो वो तो हमें तो बड़े लोग कहते हैं कि भाई हमारी सर्जरी है करवा दे, समटाइम हम भी इस काबिल नहीं होते तो लोग नाराज़ भी होते हैं। तो ये सारे बहुत ज़्यादा मामलात हैं हॉस्पिटल्स के ये ठीक करने वाले। म्यो हॉस्पिटल्स की जो रिवैम्पिंग हुई थी वहाँ पे अभी भी पानी टपकता है, वहाँ पे जो वेंटिलेटर्स हैं वो ख़राब हो गए। चिल्ड्रन अस्पताल के अभी भी जो 2 फ्लोर हैं वो अभी फॉल नहीं हो सके। सबसिस अस्पताल के अभी भी तकरीबन कोई 8-10 जो ऑपरेशन थिएटर हैं वो भी कम्प्लीट नहीं हो सके। जनरल अस्पताल में यही सूरत हाल है। तो और बड़े हॉस्पिटल्स में देखें ना, जब इतना लोड है तो इतने ऑपरेशन थिएटर्स जब बंद होंगे, डिपार्टमेंट्स चलेंगे नहीं, तो फिर कहाँ से मामला होगा? ऊपर से फिर ये जितना अभी जब बात हो रही थी कि लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं हॉस्पिटल्स के ऊपर, बजट जो है किसी और उसमें डाल के उनका बजट जो है वो खा जाते हैं या कहीं और पे लगा देते हैं। तो ये सारे बड़े मसाइल हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। फिर हॉस्पिटल्स के अंदर आपको पता है कि एक माफियाज़ हैं जो कि ठेकों पे काम करते हैं, जो कोई पार्किंग का ठेका लेता है, कोई जेनिटोरियल का ठेका लेता है। तो इसके पीछे आजकल अस्पताल के अंदर के जो माफियाज़ हैं वो भी इनके पीछे लग चुके हैं। तो अभी तक मेरा ख्याल है उनको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है और उनको पकड़ने की ज़रूरत है ताकि अस्पतालों के अंदर जो शफाफियत जो है वो लाई जा सके, जो जिसका राइट है ना उसको वो मिल सके। गरीब मरीज जाए तो उसको बेहतरीन इलाज मुआवजा मिल सके, जो किसी भी काम के लिए जाए किसी भी काम के लिए एग्जैक्टली बराबरी की जाए ना। कोई रेफरेंस के साथ जाता है तो उसको बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी होता है। और गरीब आवाम जो है वो खार हो रही होती है, धक्के खा रही होती है, 4-4 दिन लाइनों में लग के उन्हें जो है ना डेट्स मिलती हैं और वो भी फिर जब वापस आते हैं तो जनाब कहा जाता है कि यहाँ तो हड़ताल हुई हुई है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है इसलिए आप वापस चले जाएं। तो डॉक्टर साहब फिर इसका हल क्या है? मुस्तनद हल क्या है? पिछले 77 साल से ये महकमा हमारा चल रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है, पैसे भी दिए जाते हैं, हर चीज़ दी जाती है, लेकिन काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, मरीज को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो मुस्तनद हल क्या है इसका? देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लें कि एक सेक्रेटरी हेल्थ, एक मिनिस्टर हेल्थ लाहौर में बैठ के पूरे पंजाब के 123 हॉस्पिटल्स को नहीं मैनेज कर सकता। अच्छा, ठीक है। इसीलिए ऑटोनमस इंस्टीट्यूट्स क्रिएट किए थे, AMIs, ऑटोनमस इंस्टीट्यूट्स। 2003 का एक्ट पास हुआ था और ये ऑटोनमस बॉडीज़ बन गई हैं। ऑटोनमस सही महीनों में ऑटोनमस होने चाहिए कि वो खुद अपने पैसे भी कमाएं वहाँ से, जनरेट भी करें। उसका मकसद भी ये था, फिलॉन्थ्रपी से भी पैसे लाएं। क्यों चैरिटी हॉस्पिटल्स हमारे सही चल रहे हैं और ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं चल रहे? लोग चैरिटी देते ही नहीं है इधर, उनको पता है ये खाए पी जाएगी, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। बिलाल ने बिल्कुल सही कहा कि एटीट्यूड्स का बड़ा फ़र्क है। मैं जब जिना में था हमने एक तजर्बा किया था कि डायलिसिस में हमने लोगों को इंसेंटिव देना शुरू किया था, नर्सों को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल को। उनका वो एक आइलैंड क्रिएट हो गया था आउट ऑफ नोवेयर कि जहाँ बेहतरीन एटीट्यूड था कि नर्स हाथ पकड़ती थी, स्माइल करती थी और उसको हम एक्स्ट्रा सैलरी देते थे। देखिए, ये ऑटोनमस बोर्ड जब बने हैं तो इनको सही मायनों में एम्पावर करें। इनको सेक्शन ऑफिसर भेज देते हैं, वहाँ लिखा है उनके एक्ट में कि सेक्रेटरी हेल्थ खुद आएगा या एडिशनल सेक्रेटरी से कम कोई नहीं आएगा, लेकिन जाता इनफैक्ट और फिर वो मिनट्स ही नहीं साइन होते। तो ऑटोनमी जो है वो सही मायनों में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। उनको ऑटोनमस बनाएं, उनको टारगेट दें कि इतना आपने प्राइवेट से कमाना है, ठीक है, इतना आपने चैरिटी से लाना है, उसको फिर बजट उनका टाई अप करें उसके साथ। जितना कोई ज़्यादा कमा के देता है इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस से, वहाँ क्यों नहीं आपके बेहतरीन डॉक्टर्स फॉर द इंफॉर्मेशन, मेरी इंफॉर्मेशन के लिए, क्या ये सारी चीज़ें जो फार्मूला और ये सारी तजावीज़ आप दे रहे हैं, जब आपके टेन्योर में इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाई गई थी, गौर फिक्र किया गया था? बहुत बनाई गई थी। हमने तो उनका बजट टाई कर दिया था विद देयर ओन परफॉर्मेंस। ठीक है। तो लेकिन देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि हम कानूनी तौर पे नहीं कर सके कि कानून में ये ले। कानून है, कानून कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। जो बोर्ड्स बनते हैं, बोर्ड्स में वो लोगों को डाल दिया जाता है जो बिल्कुल पॉलिटिशियंस होते हैं या कुछ होते हैं जिनको हेल्थ का ABC भी नहीं। सही सिलेक्शन, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस,
और फिर उनको एम्पावर किया जाए, फिर उनसे रिजल्ट लिया जाए, जी, जी, उनके बिल्कुल। परफॉर्मेंस। देखें बोर्ड के अपने आप के कानून में लिखा है कि इनका क्लिनिकल एडिट होगा, परफॉर्मेंस एडिट होगा हर साल। अच्छा। वो 13 साल में एक दफ़ा भी नहीं हो सका। देखिए एडिट करेंगे तो आपको पता बिल्कुल लगेगा ना। ऐसे ही इस है। तरह तो हम ठीक है ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली हॉस्पिटल के अंदर उनका इन बड़े अदारों के बीच में एक इन बिल्ट सिस्टम होना चाहिए परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का, और उस परफॉर्मेंस पे उनको शाबाशी भी मिलनी चाहिए, उनको इंसेंटिव भी मिलना चाहिए, और जो नहीं काम कर रहा उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही तो ये सजा और जजा के बगैर तो कभी भी कुछ नहीं होता। देखें ये हमारी हुकूमत सिर्फ इनसे दो चार नहीं है फंड्स की। NHS इंग्लैंड में काम करता रहा हूँ, अभी तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, लेकिन उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा किया है कि जो बाहर के मुल्कों से पेशेंट आते हैं, जो मेडिकल टूरिज्म है, अब हमारे इधर PKLI है, हाँ। बेहतरीन हॉस्पिटल है, तो उसको क्यों नहीं कहते कि भाई आप लिवर ट्रांसप्लांट पूरे एशिया से लाओ। आप देखें उससे हमारे मुल्क का इमेज भी बेहतर होगा, उससे हमें रेवेन्यूज़ भी जनरेट होंगे। इसलिए इन हॉस्पिटल को अगर सही तरह मैनेज किया जाए, मैं यही जना हॉस्पिटल का हेड रहा हूँ, हमने वहाँ पे शाम को प्रैक्टिस शुरू कराई थी और शाम को ऑपरेशन शुरू कराए थे। थिएटर्स में बेहतरीन थिएटर्स हैं, मॉड्यूलर थिएटर्स हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं मतलब हमारे पास एक मॉड्यूल है, हमारे पास एक ऑलरेडी देखिए कोई गवर्नमेंट, अब मैं बताऊँ फ्यूचर में इनको नहीं चला सकेगी अनलेस के वो रेवेन्यू जनरेशन की तरफ साथ जाएं, क्योंकि फंड ही नहीं होंगे। इनको तो इससे 10 गुना ज़्यादा फंड चाहिए, गवर्नमेंट दे सकेगी? इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। तो इनको गवर्नेंस बेहतर करें, जो बिलाल ने बिल्कुल सही का एटीट्यूड, यही जो नर्स है वो 2-3 नौकरियां कर रही है, हाँ। वो नर्स जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके नौकरी करती है, अलग थकी होती है, उधर उसका एटीट्यूड सही होता है। तो ये गवर्नेंस का फेलियर है ना। चले एक और मौक़िफ़ हमने लेना है, YDA से ताल्लुक़ रखते हैं, शुएब नियाज़ी साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शुएब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब साहब हम बात कर रहे हैं कि अस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तयाबी है, मसाइल का जायज़ा लिया जा रहा है और अद्वियात की चोरी होती है, वेंटिलेटर्स नहीं है, पार्किंग के मसले हैं, तो ये किस तरह हल किए जा सकते हैं? आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। मैडम सबसे पहली बात ये है कि जो भी ये सूबे शुरू किए जाते हैं, इस पे स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में नहीं लिया जाता। तकरीबन 2 लाख डॉक्टर्स हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर 24 घंटे से। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह हमारे हॉस्पिटल्स को रिवैम्प किया गया था, हमने पहले भी आपसे बात की थी और उसके हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाद में देखनी पड़ी, तो क्या ये तब ज़रूरत थी कि हॉस्पिटल्स को रिवैम्प किया जाता, या वो पैसे वो फंड्स कहीं और भी लग सकते थे जिसकी ज़रूरत थी? अशद मैडम बिल्कुल आप सही कहा। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात ये कि रिवैम्पिंग जब आप शुरू करते हैं ना, वो एक तरीकाकार होता है कि आपने एक हॉस्पिटल में रिवैम्पिंग शुरू की है तो उसका जो बर्डन है वो दीगर हॉस्पिटल पे पड़ेगा, तो आप उनको उसी तरह चालू रखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि जनरल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल सर्विसेज, गंगाराम, तमाम हॉस्पिटल के हिस्से बखिए उधेड़ दिए गए। सिर्फ 1 माह के अंदर सारे हॉस्पिटल की इमरजेंसी बंद कर दी गई। आपने न्यू हॉस्पिटल देखा होगा, वहाँ पे इमरजेंसी में तकरीबन 5000 पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं डेली। वहाँ की जब इमरजेंसी बंद हुई, जब गंगाराम के ऊपर बोझ पड़ा, गंगाराम में भी रिवैम्पिंग शुरू कर दी गई। साथ आपने सर्विस हॉस्पिटल के अंदर रिवैम्पिंग शुरू की जहाँ बिल्डिंग भी गिर पड़ी। आपने जनरल हॉस्पिटल के थिएटर भी बंद कर दिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के थिएटर अभी तक बंद। मतलब है कि एक रिवैम्पिंग का प्रोसेस आपने शुरू करना, बिल्कुल करें, चीजें आप अच्छे नो तरतीब दें। अब आपने 90 अरब रुपया ले लिया, ठीक है। अब जब बिल्डिंग गिर पड़ी, जब अभी आपने आप लोगों ने रिपोर्ट किया है कि चले जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब नियाज़ी साहब, जावेद अकरम साहब और बिलाल हमारे साथ मौजूद थे। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, बिलाल आपका भी, और डॉक्टर शुएब नियाज़ी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।